नमस्कार, स्वागत है आपका भारत उदय में। इस वीडियो में जानेंगे कि भारत की आर्थिक स्थिति 2024 में कैसी रहेगी। 2023 में विश्व में यूक्रेन रशिया युद्ध के आफ्टर शॉक्स देखने को मिले, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। विकसित देशों में आर्थिक मंदी की चिंता जताई जा रही है, जो कि हमारे एक्सपोर्ट्स पर प्रभाव डाल सकते हैं। वेस्ट एशिया में भी युद्ध की स्थिति देखी गई और भारत को भी कई जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स का सामना भी करना पड़ा। इन सब के बीच भारत विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने अनुमान लगाया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहेगी। वहीं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का मानना है कि वृद्धि दर 6.1% रहेगी। इस विकास दर के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, डोमेस्टिक डिमांड हाई है। इसमें अधिक हिस्सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए काफी बड़े पैमाने पर खर्च किया है, जो कि इस वृद्धि दर को और आगे बढ़ाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की वजह से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दूसरा कारण है भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। आम भाषा में कहें तो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनमें विदेशी कंपनियां दूसरे देश में फैक्ट्री सेटअप करती हैं और यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाती हैं। इन इन्वेस्टमेंट से जॉब भी क्रिएट होते हैं और देश के विकास की गति भी बढ़ती है। अक्टूबर 2023 में $5 बिलियन का FDI भारत में आया, जो पिछले 21 महीनों में सबसे ज्यादा था। तीसरा कारण जो देश के विकास के लिए सहायक है वह है हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो कि $620 बिलियन के करीब है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, ये एक तरह के इमरजेंसी फंड की तरह होते हैं। जब भी देश को किसी भी तरह का एक्सटर्नल शॉक लगता है, जैसे कि तेल की कीमतें जब बढ़ जाती हैं या किसी देश में युद्ध की स्थिति बन जाती है या रुपए का भाव गिर जाता है, तो उस परिस्थिति में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक कुशन की तरह काम करते हैं। आज के समय पर भारत के पास लगातार 10 महीने तक इंपोर्ट करने के लायक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। यानी कि अगर भारत में कुछ भी उत्पादन ना हो, भारत की कोई आमदनी भी ना हो, तब भी भारत 10 महीने तक लगातार इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट कर सकता है। तुलना के तौर पर यह जानना जरूरी है कि जब 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और भारत को IMF के पास लोन लेने के लिए जाना पड़ा था, तब भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स की पेमेंट करने लायक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। इन कारणों के अतिरिक्त GST के आने से सरकार का GST कलेक्शन भी बहुत अच्छा रहा, जो कि 1.6 लाख करोड़ रुपए का था। तो जब सरकार के पास ज्यादा आमदनी होगी तो सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च कर सकेगी, जिससे कि विकास दर में वृद्धि होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र मुख्य तौर पर वृद्धि दिखा रहे हैं वह है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट सर्विसेज और यहाँ तक कि व्यापार, होटल और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स, जो 2019-20 में अपने पूर्व कोविड स्तर से नीचे आ गया था, अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। डोमेस्टिक डिमांड भी स्थायी रूप से बढ़ रहा है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं वह मुख्य तौर पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। वैश्विक स्तर पर अनसर्टिनिटी बनी हुई है। IMF का अनुमान है कि वैश्विक विकास की गति धीमी रहेगी और यह 2.9% के करीब ही रहेगा। यह सारे कारण लगभग वे थे जो भारत के विकास को आगे बढ़ाने में सहायक बनेंगे। लेकिन भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। पहला, विकसित देशों जैसे कि US और यूरोप के देशों में डिमांड में कमी देखी गई है। इससे हमारे गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रभावित होंगे। दूसरी चुनौती है कि देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनिश्चितता के कारण कम है। भले ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज्यादा हो, अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है जितने स्तर पर रहने की उम्मीद है। लेकिन आशा है कि कुछ समय में स्टील, सीमेंट और ऑटो सेक्टर में रिबाउंड देखा जाएगा। किसी भी इकोनॉमी में डिमांड एक अच्छे स्तर पर होना जरूरी है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड को देखें, जो कि इक्वल टू होता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के। कंजम्पशन मेनली हाउस होल्ड डिमांड से देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है और G यहाँ
पे देखा जाएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। तो जी तो भारत का अच्छा है। सरकार 2024 से 2030 तक 143 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी। आई जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसे भी बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा एग्रीगेट डिमांड एक स्टेबल लेवल पे रहेगा। कुछ मुद्दे कृषि क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। समय पर बारिश न होने और अन्य क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दों की वजह से कृषि क्षेत्र में भी कमजोर वृद्धि दर देखने को मिली है। हाई फूड प्राइसेस भी देखने को मिले, जिससे अस्थिर कंजम्पशन डिमांड देखने को मिला। तो सी वाला फैक्टर है एग्रीगेट डिमांड का, इसे भी स्टेबल होना होगा। जब कंजम्पशन डिमांड या मांग स्थिर नहीं होती तब तक निजी क्षेत्र किसी भी तरह का निवेश करने के लिए आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है और रोजगार पैदा करना भी मुश्किल रहता है। देश की लगभग 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए इस क्षेत्रों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक बड़ी चुनौती जो देश के सामने है वह है बेरोजगारी, जो कि फिलहाल 9.2% है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे ले ऑफ्स देखे गए क्योंकि ये कंपनियां एक तरह से कॉस्ट कटिंग मेजर ले रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब मार्केट में डिसरप्शंस आएंगे, लेकिन साथ साथ नए नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। जैसे कि एक उभरता हुआ सेक्टर है लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी, इनमें नए जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। कंपनियों को भी 2024 में शुरुआती तौर पर लगभग 3.9 मिलियन लोगों की जरूरत होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों हैं। सरकार, निजी क्षेत्र और लोगों के प्रयास से ही हम भारत को एक विकसित देश बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर में निवेश, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी मदद से समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जा सकता है और भारत के वृद्धि दर को गति दी जा सकती है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।